मैं एक निवेदन करूंगा महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश से कि पूरे देश भर में एक का टोपी और पुष्प से सम्मान करें। श्री गोपाल आर्य। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय। और अब इसके बाद मैं सादर निवेदन करना चाहूँगा भारत सरकार के नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जी से कि वे कृपया अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त करने की कृपा करें। डॉक्टर राजीव कुमार जी, उपाध्यक्ष नीति आयोग। पद्म श्री सुभाष पालेकर जी, राज्यपाल श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, आचार्य देवव्रत जी जिन्होंने राज्यपाल होने की परिभाषा को ही परिवर्तन कर दिया है, राकेश कंवर जी, मंचासीन सभी महानुभाव, आए हुए यहाँ के मुख्य अतिथि सभी किसान भाई और बहनों और बाकी दोस्तों, ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। ये दूसरा प्रशिक्षण शिविर है सुभाष पालेकर जी का, जिसमें मैं शामिल हो रहा हूँ। पहला शिरडी में था और जिसको देख के मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने सोचा कि मैंने तय किया कि अगर नीति आयोग में मैं कुछ अच्छा काम कर सकता हूँ तो वो यही है कि सुभाष पालेकर जी द्वारा प्राकृतिक खेती का मैं पूरे देश में इसको देशव्यापी आंदोलन बनाऊं और इसमें नीति आयोग का जो भी सहयोग हो सके, जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके, उसको मैं पूरा करूं। मेरा बहुत मन है कि मैं दोनों राज्यपालों के अभी भाषण को सुनूं, मगर मेरी फ़्लाइट है 3:15 बजे दिल्ली के लिए, मुझे जाना है, तो इसलिए मैं अपनी बात को कम से कम बहुत संक्षिप्त रूप से कहूँगा, जिससे कि मुझे वो अवसर मिल सके कि मैं बाकी दोनों भाषण को भी सुन सकूं। मुख्यतः ये कहना है कि जैसा कि सुभाष पालेकर जी ने कहा भी कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान को कि हमें किसानों की आमदनी को दुगनी करना है, हम लोग पूरा करने के लिए कई उपाय सोच रहे थे नीति आयोग में। कृषि मंत्रालय से भी बात करी, ICAR से भी बात करी, मगर कुछ समझ आ नहीं रहा था। और इसलिए जब आज से शायद 1.25 साल पहले अक्टूबर या नवंबर यहाँ पर एक थे और वहाँ पर पहली बार मैंने डॉक्टर विजय भट्ट, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उन्होंने परम करके जो कंप्यूटर उसका इजाद किया और वो कंप्यूटर डेवलपमेंट सेंटर के जो थे वो अधिकार, उनके मुंह से जब ZBNF की बात सुनी तो मुझे लगा कि इसमें ज़रूर कुछ होगा और मैं उससे तब उस तरफ अग्रसर हुआ। तो ये तब की बात है। और उसके बाद में मैं फिर कई बार सुभाष जी से मिला और मैंने बहुत कोशिश भी करी है कि सारे राज्यों में उनके प्रमुख सचिव को बुलाया जाए, उनके मंत्रियों को बुलाया जाए और उस बात को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि ये बात साफ है कि किसानों की आमदनी दुगनी जो है वो सिर्फ मूल्यों को बढ़ाकर नहीं हो सकती। अगर हम ये चाहें कि हर साल उनका जो न्यूनतम मूल्य है उसको बढ़ा दें या उनको और दाम दे दें, तो ये मेरे ख्याल में संभव नहीं है। तो इसलिए ये आवश्यक करी कि इसमें कम से कम, जैसा कि सुभाष पालेकर जी का बड़प्पन है कि इन्होंने कहा कि वो ज़ीरो बजट कहना उसको गलती है और इसलिए उन्होंने उसका नाम परिवर्तन करके उसको सुभाष पालेकर विधि बताया है। मगर उस मूल्य में मैं कई किसानों से मिला हूँ जो उन्होंने कहा है कि उनकी लागत जब रासायनिक खाद और रासायनिक पेस्टिसाइड वगैरह करते थे इस्तेमाल, साथ में ये भी है कि पानी की खपत उसमें कम हो जाती है और उसके साथ साथ पानी का खर्चा कम हो जाता है और फिर
हमारी जो धरती है, हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो धरती है, जिसको हमें जो अपनी इनहेरिटेंस में मिली है, वो हम उसका बचाव कर सकते हैं, उसको फिर से एक बार जीवित कर सकते हैं। रासायनिक खेती से हमारी धरती बिल्कुल बंजर होकर बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। फिर मैंने आचार्य देवव्रत जी से सुना, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में जो काम किया है, और उसको जो कि हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जिसका पूरा वैज्ञानिक रूप से टेस्ट करके बताया है कि कैसे उनकी उस ज़मीन में 200 एकड़ ज़मीन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन जो करीब 0.3 या 0.4 आ चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, वो बढ़ के अब 0.7 और 0.8 हो गई है। तो ये इतना बड़ा काम है कि हम अपनी धरती को हम उसको फिर से जीवित करें, उसमें जितने सारे माइक्रोब्स हैं, कीटाणु हैं, जीव जंतु हैं, उनको फिर से एक नई ज़िंदगी दें, और उस धरती को इस काबिल बनाएं, उसमें ये शक्ति दें कि वो अपने वातावरण से जो है वो पानी अपना उसके अंदर ग्रहण कर ले। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को ये जान के शायद आश्चर्य होगा, मुझे अभी हाल में ही पता लगा कि वातावरण में जो पानी है, जो कि नमी है, वो जितनी हमारे पृथ्वी पर जितना भी पानी है, नदियों में, तालाबों में, पोखरों में, मतलब खारा पानी नहीं, नमकीन पानी, वो जितना भी पानी है उससे 10 गुना पानी हमारे वातावरण में है। और अगर हम वातावरण से वो पानी लेकर अपनी ज़मीन में डाल लें तो हम इस सूखे की पूरी चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, और हम इतनी बड़ी एक काम कर सकते हैं कि जिसका कि आपको आगे चल के हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये मेरी पूरी आशा है। तो एक तरफ से किसानों की आमदनी दुगनी तिगनी चौगनी कर लेना, दूसरी तरफ अपनी धरती को एक पुनर्जन्म देना, तीसरी बात कि अपने वातावरण से कार्बन को कम करना, जो कि मतलब जो गर्मी बढ़ रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसको एक ही तरीका है ये कार्बन को कम करने का, और इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने का। और तीसरी चीज़, अपने आप को सूखाग्रसित होने से बचाना। और आखिरी चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल में कि हम लोगों को जहर खाने से बचाना। इससे बड़ी बातें और क्या हो सकती है कि अगर विष मुक्त, जहर मुक्त खेती हो जाए और हमारे देश में ये चीज़ हम लोगों को मिलने लगे, तो मैं समझता हूँ कि जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन के सामने आ सकता है, और यही हमें करना चाहिए। हम अपने भारत प्रदेश को, हमें अब ये ख़त्म कर देना चाहिए, हमें समाप्त कर देना चाहिए कि हम दूसरे देशों से जो चीज़ें मिल रही हैं वही ला के अपने ऊपर थोपते रहें। अपने देश की चीज़ें अगर हम आपको बढ़ाएंगे तो ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि नीति आयोग से जितना बन पड़ेगा, और ये सुभाष पालेकर जी इस बात के साक्षी हैं, इस बात को सराहेंगे कि मैं जब से इसे हुआ है तो मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जुड़ूँ, इस काम को आगे बढ़ाऊँ। और मुझे देखकर बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही प्रसन्नता हुई कि इस बार राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद देने के तहत जब प्रधानमंत्री ने अपना भाषण दिया तो उसमें उन्होंने ZBNF का जिक्र किया है। और मैं उनको बताऊंगा कि, और कहा है, साफ कहा है कि इसी के जरिए हमारी लागत कम होगी, हमारी उत्पादकता उतनी रहेगी, हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, और हमारे किसानों को ये जितनी सब आत्महत्या वगैरह है इस सब से मुक्ति प्राप्त होगी। तो ये मेरे ख्याल में अब समय आ गया है, ये समय आ गया है कि हमें अब सोचना चाहिए कि कैसे इस पूरे कार्यक्रम को हम देशव्यापी कार्यक्रम बनाएं। इसमें बड़ी जान के आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने एक अच्छी बैठक करी, उसमें सुभाष जी भी आए थे अपने कृषि मंत्री तोमर जी के साथ, और उनके सारे वरिष्ठ अधिकारी वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने इस बात को सराहा है, और उन्होंने इस बात को कहा है कि वो अब इस SPNF के साथ मिलकर काम करेंगे और कृषि मंत्रालय उनके साथ काम करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात हो गई है इस चीज़ को। मगर मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं सरकार में करीब 2 साल से हूँ, पहले भी था, मगर मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जो एक बात और कहते हैं उसमें बहुत सार है, और वो ये है कि हमारे देश में सरकार पर निर्भर होकर सब काम नहीं हो सकते। अगर हम इसको सरकारी तंत्र से जोड़ देंगे तो ज़्यादा इस बात का डर होगा कि ये जो है वो कोई ना कोई विकृति इसमें आ जाए, कोई ना किसी तरीके से जड़ ले। तो इसको जो है वो हमें एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और इस जन आंदोलन की जो मैं सबसे अच्छी मिसाल देता हूँ वो ये है कि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 में शुरू हुई, 1887 में कांग्रेस बनी, मगर आकर 1942 में जब महात्मा गांधी ने कहा भारत छोड़ो, तब ये एक जन आंदोलन पर, और हर किसान ने समझा कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, अंग्रेजों से स्वतंत्रता चाहिए।
5 साल के अंदर हमारा देश स्वतंत्र हो गया। 1857 की लड़ाई 42 से 47 के बीच में तब जीत ली गई, जबकि हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई एक जन आंदोलन बन गई। तो हमें इस कार्यक्रम को भी एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना है। इस जन आंदोलन की अगुवाई हिमाचल प्रदेश ही कर रहा है, ये बात बिल्कुल साफ है। और ये बात मैं सिर्फ अपने आप नहीं कह रहा हूँ, ये मैं सच में कह रहा हूँ। मैं इसमें कोई सीक्रेट भी नहीं बता रहा हूँ कि एक खास अच्छी बहुत छोटी सी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि देखो आचार्य देवव्रत जी वहाँ पे हिमाचल में कितना बड़ा काम कर रहे हैं पालेकर जी के साथ मिलकर। तो हिमाचल के किसानों को मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप पूरे देश में जाएं, इस संदेश को आगे ले जाएं और इस कार्यक्रम को जितनी तेज़ी से बढ़ा सकें वो बढ़ाएं। एक बस आखिरी चीज़ करना है, वो ये कि बहुत बार हम लोग ये कहते हैं, मैं कहते कहते मैं खुद भी कहता था और अब मैं थोड़ा सुभाष जी की कृपा से थोड़ा बदल गया हूँ कि हमें कृषि क्षेत्र को कम करना है और अपने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाना है। कि उद्योग क्षेत्र का जो अभी सकल उत्पादन में जीडीपी में अभी हमारा जो 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 शेयर है वो 16% है, इसको बढ़ा के हमें 25% करना है, हमें ये करना है। और बाकी सब देशों की दुहाई दी जाती है कि देखो अमेरिका में कृषि की आमदनी सिर्फ 2% है जीडीपी की, वहाँ पर इतनी है। मैं समझता हूँ ये मान्यता गलत है। अब मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि हम कृषि क्षेत्र के सहारे ही, कृषि क्षेत्र के आधार पर ही, कृषि क्षेत्र को नवीनीकरण करके, कृषि क्षेत्र में लागत कम करके उसकी उत्पादकता बढ़ाकर ही हम अर्थव्यवस्था का उसको आधार बना सकते हैं, बहुत बड़ा आधार बना सकते हैं, जिससे ना किसी को घर छोड़ना पड़ेगा, ना हमारी प्रकृति की बर्बाद होगी, ना हमें उद्यमियों के पीछे भागना होगा। हमारा प्रत्येक किसान जो है वो इतनी आमदनी कमा सकता है, क्योंकि इसके ज़रिए इस जहर मुक्त नेचुरल प्राकृतिक उत्पादन के साथ जिसकी लागत कम होगी, हम एक कृषि निर्यात देश बनकर उभर सकते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड कृषि निर्यात देश होकर उनकी आमदनी, औसत आमदनी $30,000 हो सकती है, तो क्या हम ये नहीं कर सकते? इतना बड़ा देश जिसमें इतनी सुफलाम सुजलाम सुफलाम सब है, सब कुछ है, इतनी प्राकृतिक देन है कि हम भी एक कृषि निर्यात बनकर वह उभरें और हम पूरे विश्व में अपने उत्पादन बेच सकें और इसी के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे तेज़ी से बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का और आप सबको बहुत बहुत मेरी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय। और अब इनके बाद हम सब के मार्गदर्शन के लिए अपने बहुमूल्य विचारों